क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच जो एक तरह से गुत्थी चल रही है, दिक्कतों की वो सुलझने वाली है? इस वक्त जो चुनौती है बीजेपी के सामने है, जो एनडीए की सरकार के सामने है, वो स्पीकर पद को लेकर है। देखिए, हो सकता है जैसे पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है, वो है बीजेपी नेता लेकिन चंद्रबाबू नायडू की साली है, उनका यूपीए नाम वन है। सरकार में कांग्रेस की मंत्री भी रही और थी। राम भक्तों वाली एक पार्टी हार गई क्योंकि वो अहंकारी हो गई थी। बीजेपी ने आरएसएस से पूछकर टिकट नहीं बांटे, ये वो झटके हैं इस जो बात को आप बीजेपी को मान लगते रहे हैं। हैं। और ये आप मान चलिए कि 5 साल तक ये सरकार नहीं चलने वाली। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसके सहयोगी दल का कोई नेता स्पीकर बने, क्योंकि आपने एक स्टोरी भी की थी, बीजेपी भुगत चुकी है। हाँ, 1999 में भुगत चुकी है। इस बार के चुनाव परिणाम के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच बयानबाजी चल रही है। आरएसएस संकेत दे रहा, वही दे रहा कि आपने हमको मतलब उम्मीदवारों के चयन में नकार दिया, आपने मंत्रिमंडल का जिस तरीके से गठन किया उसमें भी हमारी कोई राय नहीं ली। लेकिन अब भी समझ जाइए भाई, अभी स्पीकर का पद सबसे अहम है। देखिए, इस पर भी कोई सामंजस्य बैठा लीजिए, एक इंडिकेशन, कॉमन मिनिमम एजेंडा एक तैयार कर लीजिए। मोदी सरकार 3.0, अब कहिए एनडीए सरकार 3.0। सरकार गठन हो गया है, लेकिन एक बड़ा पेंच फंस गया है, और वो पेंच है लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर, जिसे लेकर बीजेपी के सहयोगी भी दावे कर रहे थे। हालांकि कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि लोकसभा का अगला स्पीकर कौन होगा। दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी के बीच अनबन की खबरें भी आ रही है। मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहला सवाल आशीष आपसे, इंद्रेश कुमार का जो बयान आया है उसके मायने क्या है? इंद्रेश कुमार का बयान वही रुख बता रहा है जो कि मोहन भागवत ने अपनाया। जिस तरीके से मोहन भागवत ने रुख अपनाया था 2024 लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए, उसके ठीक बाद उनका एक बयान सामने आया मणिपुर पर। उन्होंने सरकार को सरकार का फर्ज याद दिलाया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सेवक कौन होते हैं, अहंकार करने वाले कभी सेवक नहीं हो सकते। उसी का भी ये पार्ट 2 आया है जो इंद्रेश कुमार ने कहा है। इंद्रेश कुमार ने बताया है कि आखिर बीजेपी की सबसे बड़ी हार की वजह क्या रही। इंद्रेश कुमार ने बताया कि राम भक्तों वाली एक पार्टी हार गई क्योंकि वो अहंकारी हो गई थी, जबकि जो राम विरोधी थे उन्होंने साफ तौर पर इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया कि वो 234 के आसपास सिमट कर रह गए, उनको भी बहुमत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये राम का न्याय है, प्रभु का न्याय विचित्र नहीं होता, ये आनंददायक होता है। जो बता रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच इस वक्त एक बड़ी अनबन हो चुकी है, और संघ साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि अगर आप अभी नहीं सुधरे तो आने वाला वक्त आपके लिए यानी बीजेपी के लिए बहुत चुनौती भरा हो सकता है। विजेंद्र, योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी होने वाली है संघ प्रमुख के साथ, तो ऐसे में इन बयान जो ऐसे समय पर आया है और चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, तो आने वाले दिनों में क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच जो एक तरह से गुत्थी चल रही है, दिक्कतों की वो सुलझने वाली है, या फिर कोई बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है इसका? कोई गुत्थी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। आरएसएस मात्र संगठन है बीजेपी का, यानी कि माँ से ही बच्चों की पहचान होती है। तो माँ जो है वो आरएसएस है और बीजेपी जो है उनका बच्चा है। बच्चा कितनी भी उम्र का हो, 70 साल का भी बच्चा हो सकता है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तो माँ को अपोज करने की स्थिति में बीजेपी ना कल थी, ना आज है, ना परसों हो। तो पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच बयानबाजी चल रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके लिए आप मोहन भागवत ने भी कहा था कि जनता का सेवक कभी अहंकारी नहीं हो सकता। ये सब क्या होता है, यही आरएसएस तारीफ कर रहा होता है अगर 400 पूरे हो जाते। ठीक है, तो सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। बीजेपी असफल नहीं हुई है। 240 सीटें खुद के दम पर लाना ये भी सफलता है अपने आप में, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही थी, इसलिए 240 भी है, उसकी सफलता में ही काउंट होगा। क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी के पास मशीनरी है, बीजेपी ने आरएसएस से पूछकर टिकट नहीं बांटे, ये वो झटके हैं जो बीजेपी को लगते हैं। मैं नहीं मान रहा हूँ, ये सब मान रहे हैं। ये एक तरीके से टिकट नहीं बांटे गए थे, उसका रिजल्ट है कि आरएसएस एक तरीके से इस वक्त जो चुनौती है बीजेपी के सामने है, जो एनडीए की सरकार के सामने है, वो स्पीकर पद को लेकर है। तमाम जो मंत्रालय होने थे वो बढ़ चुके हैं, उसमें भी आरएसएस की कोई राय नहीं ली गई। लेकिन अब जो बड़ी चुनौती है जो आने वाले सत्र में सामने आएगी वो है स्पीकर के पद की। स्पीकर के पद पर क्या रुख रह सकता है बीजेपी का? मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने ही कयास लगाएं, जैसे सरकार बनने जा रही थी, लोग बोल रहे थे कि गृह मंत्री जो है वो जेडीयू के पास चला जाएगा, टीडीपी के पास वित्त चला जाएगा। हुआ क्या ऐसा?
आप अगर उनके पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो झुनझुनाई है। तो यही उससे पर तो दो ज्यादा बातें, कुछ यही नहीं। यही पर इसी तो से दो बातें सवाल आगे पैदा जुड़ हो रहा है जाती ना, फिर यहीं सरकार पर- कितने दिन यहीं चल पर तो पाएगी? बातें जुड़ती हैं जब मोहन भागवत बोलते हैं कि आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। चुनाव समाप्त हो गए, आपने स्पर्धा की, जीत गए, हार गए, लेकिन अब सबके सहयोगियों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, ताकि 5 साल तक पूरे तरीके से सरकार चल सके, क्योंकि मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। ये इशारा है साफ तौर पर आरएसएस का, और उसी इशारे की कड़ी में स्पीकर पद का भी आ जाता है कि स्पीकर पद पर क्या होगा, ये पद की देखिए क्या आशीष, महत्वता घर है। में अगर कोई फैसला आप लेते हैं, अगर वो फैसला गलत पड़ जाए तो आपके माता पिता आपको अकेले में भी डांटते हैं, हो सकता है 4 रिश्तेदारों के सामने भी डांटे कि भैया आपको ये नहीं करना था। तो आरएसएस वही कर रहे हैं कि समाज के सामने डांट रहे हैं ताकि आप अपनी हैसियत ना भूलें कि आपको हमने बनाया है। बीजेपी को आरएसएस ने बनाया है। आरएसएस वो है 1925 से चल रहा है, बीजेपी उस 1980 से अस्तित्व में आई है। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी को ये एहसास कराया जा रहा है कि हम हैं इसलिए आप हैं, ये मत भूलिए। यानी बीजेपी का खराब स्पीकर के पद प्रदर्शन पे इसकी आपका वजह क्या है। कहना है? बीजेपी स्पीकर के पद पे मेरा ये मानना है कि देखिए, हो सकता है जैसे पुरिंदेश्वरी का नाम चल रहा है, वो रिश्ते में साली लगती है बीजेपी नेता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की साली है, उनका यूपीए नाम 1 है। सरकार में कांग्रेस की और मंत्री भी रही और थी वो। उससे आगे हम सोचे तो ओम बिरला का नाम भी चल रहा है कि फिर से उनको बना देंगे। कई लोग बोल रहे हैं अनुराग ठाकुर भी बन सकते हैं, युवा सुनील चेहरा भी है। बंसल, विनोद तावड़े, वो- ऐसे कई वो- नाम चल नहीं, वो अध्यक्ष अच्छा, हाँ, पद वो के अध्यक्ष लिए है, पद के यहाँ लिए। पर मैं बोल रहा हूँ स्पीकर के लिए। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसके सहयोगी दल का कोई नेता स्पीकर बने, क्योंकि आपने एक स्टोरी भी की थी, बीजेपी भुगत चुकी है। हाँ, 1999 में भुगत चुकी है जब हाँ। बाल योगी थे, जी। टीडीपी के स्पीकर थे, और अटल सरकार थी, एआईएडीएमके ने और सबसे- एक अपना देखिए, मतलब विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। आप बताइए कि पहले 5 साल सुमित्रा महाजन रही बीजेपी की जब सरकार बनी 2014 में, फिर उसके बाद रहे ओम बिरला जी। वो बीजेपी का एजेंडा ही चलाते थे। कहने को कहा जाता है कि संविधान में स्पीकर निष्पक्ष होता है, सबको साथ लेके चलता है, 542 लोगों का प्रतिनिधि है, क्योंकि ये खुद सांसद वो तो रहता ही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा होता तो कोई भी किसी को भी बना देते, फिर सरकार हाँ, जो अपने चाहती है, हिसाब से वैसे भी एक बनाते किस्सा हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपीए की सरकार थी और लेफ्ट ने सपोर्ट किया था बाहर से, तो कांग्रेस ने यूपीए को खुश करने के लिए सोमनाथ चटर्जी को जो है स्पीकर बनाया। ठीक है, बाद में तनातनी हुई, अमेरिका के साथ परमाणु समझौता होना था, तो लेफ्ट ने अपना सपोर्ट वापस कर लिया और सोमनाथ चटर्जी से ये बोला कि आप विड्रॉ करिए अध्यक्ष के पद से। उन्होंने विड्रॉ नहीं करा, बने रहे, उनको उनकी पार्टी से निकाल दिया गया। सोमनाथ चटर्जी जो है कई बार के सांसद रहे, एक बार सिर्फ ममता बनर्जी से हारे। वो एक ऐसा पद है जो अपने आप में अगर हायरार्की में माना जाए तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद जो है लोकसभा स्पीकर का नाम आता है। वही तरीके से संवैधानिक पद है, और बड़ा पद है। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो स्पीकर का पद अहम हो जाता है, क्योंकि जब बहुमत की बात होगी, बहुमत परीक्षण की बात होगी, और तमाम जो बड़े बड़े विधेयक की बात होगी जिनको सदन में लाया जाएगा, उस पर जब आप छिटकते दिखाई देंगे आपके सहयोगी दल, तो वहां पर स्पीकर का रुख आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यही 1999 में हुआ। चाहे गिरधर गेमंग की बात आती है, गिरधर गेमंग जो उस वक्त उड़ीसा के सीएम थे, वो सीएम भी थे और उन्होंने सांसद का चुनाव भी जीता था, लेकिन सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। स्पीकर साहब ने दे दिया टीडीपी के मेरा ये मानना है कि वोट दे दो और गिर गई सरकार। बाल योगी ने एक स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी ताकत ये है कि अगर लोकसभा का स्पीकर जैसे कोई फैसला ले रहा है, कोर्ट में कोई जज फैसला लेता है, तो कहा जाता है ना वो अपने विवेक से फैसला ले रहा है, वैसे ही लोकसभा स्पीकर का भी सेम माना जाता है। लेकिन पेच कहां फंस रहा है? टीडीपी को डर है, जेडीयू को डर है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वो कहीं लोकसभा में ना हो जाए, जो कि उद्धव ठाकरे के गुट के साथ हुआ है। बीजेपी टूट न डाल दे पार्टी। जैसे मान लीजिए 12 सांसद हैं जेडीयू के, उसमें से 11 इंसान आ जाते हैं, जिन्हें सांसद आ जाते हैं और लोकसभा से कहते हैं कि हम जेडीयू हैं और हम अब बीजेपी में विलय करना चाहते हैं अपना, तो स्पीकर की मंजूरी चाहिए। दल बदल कानून वहाँ पर बिल्कुल फिर लागू होगा। सब कुछ स्पीकर के हाथ में। टीडीपी के साथ भी यही दिक्कत है, उनके भी जितने नंबर आए 16 आई थिंक नंबर, उनके 16 सांसद हैं, वो भी ये डर उनको ये है कि जो अजीत पवार के और शिंदे ने जो किया महाराष्ट्र में, वो कहीं लोकसभा में ना हो जाए। बीजेपी 273 के लिए सब कुछ करेगी, आप देखते जाइए। बस उसी ओर तो आरएसएस इशारा कर रही है कि सहयोगियों को मिलकर चलिए, जो विरोधी है उनको विरोधी ना कहिए, उनको प्रतिपक्ष कहिए, जो आपके सहयोगी हैं उनकी भी बातों का सम्मान करिए और एक सामंजस्य बैठा लिए, एक एजेंडा बनाइए जो आप जिस पे दोनों सहमत हो। इसी की ओर इशारा है, तभी स्पीकर पद को लेकर कहा जा रहा है, तमाम बातें रखी जा रही हैं और ये भी बताया गया है कि भाई आपको कैसे सामंजस्य बैठाना। आशीष, परिवार में खटपट तो होती है। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका बैकग्राउंड यही है ना कि वो आरएसएस के प्रचारक थे। उसके बाद उनको संगठन में भेजा गया जो कि इंपोर्ट किया जाता है। संगठन मंत्री हमेशा आरएसएस ही देता है। वो क्लिप आपने सुनी होगी कई बार सोशल मीडिया पे कि संगठन मंत्री
भागवत से पूछा गया कि आरएसएस क्यों देता है, तो उन्होंने बोला मांगते हैं, तो मांगते नहीं है, वो आरएसएस संगठन में परंपरा नहीं है, उनके काम को सर्विलांस करने का एक तरीका है। परंपरा की बात करिए, आपने आरएसएस और उसका सर्विलांस की, आपने आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी परंपरा की बात करी तो 2014 का जिक्र जरूर होगा। 2014 में जो सोनी साहब थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात से निकालकर केंद्र की सत्ता तक लाके रख दिया, वो भी आरएसएस से आते थे और मोदी भी आरएसएस से आते थे। लेकिन 2014 से पहले क्या था कि जो संगठन था वो काडर बेस्ड रहता था, काडर आधारित संगठन रहता था, बीजेपी रहती थी। लेकिन अब क्या हो चुका, 2014 के बाद से तस्वीरें इस तरीके से बदली कि सरकार केंद्रित संगठन हो गया है। अब 2014 के बाद और क्या बड़ा बदलाव हुआ, जो पहले बीजेपी का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ करता था जिसमें कोऑर्डिनेशन संघ के साथ भी साधा जाता था, उसके लिए भी क्या कर दिया कि जो मतलब एक जो पार्टी के इंटरनल कुछ लोग बैठेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय कर लेगा भाई कौन है। उससे पहले क्या होता था, जब उम्मीदवारों का चयन होता था, पहले क्या जिला स्तर पर संगठन देखता था, मतलब कि आरएसएस देखता था और बीजेपी के तमाम देखते थे, फिर वो जाता था राज्य कार्यकारिणी के पास जाता था, जैसे काफी लंबी प्रक्रिया, और राज्य कार्यकारिणी पास करती थी उसको केंद्र की, मतलब यानी इससे एक बात ये निकलती है कि आज दिल्ली से उम्मीदवार का चयन होता एक चीज मैं ऐड करूंगा, अब हो चुका है सरकार केंद्रित संगठन हो चुका है, पहले था काडर केंद्रित। ठीक है, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि ये कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के घमंड के चलते भी हुआ है। बीच चुनाव में उन्होंने कहा कि हमको आरएसएस की जरूरत पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती थी। ये तो कालिदास वाली स्थिति हो गई ना, जिस डाल पे आप बैठे हो उसको अगर आप काटोगे तो 240 आ गया। आरएसएस की वजह से नड्डा यहाँ तक पहुंचे भी हैं, नहीं तो आज नड्डा ना अध्यक्ष बन पाते 240 और ना मंत्रिमंडल एक तरीके से जिता रही है आरएसएस के। अभी भी वक्त है, अभी भी आप अगर समझेंगे तो ये 5 साल चलेगी। मेरा ये मानना है आशीष जी कि बहुत जल्दी आपको बदलाव के संकेत, बहुत सारे बदलाव होंगे, और ये भी हो सकता है कि जितना स्वीट अभी लग रहा है सब कुछ 5 साल पूरे भी ना हो, इस चर्चा को आज हम पूरे 5 साल भी ना हो, कोई दूसरा आदमी आके। एक सवाल और है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र हैं, हरियाणा, दिल्ली में होने वाले हैं, तो इन चुनाव में जो प्रदर्शन होगा बीजेपी का, अगर 2 भी राज्यों में सरकार बनती है, खासकर महाराष्ट्र में अगर बीजेपी वहां मात खाती है, जैसा अभी कर देखने को समीकरण मिल रहे हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन उस तरह से नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में क्या आरएसएस बड़े बदलाव के संकेत दे सकती है? और ये आप मान चलिए कि 5 साल तक ये सरकार नहीं चलने वाली है। नहीं, सरकार चलेगी या नहीं चलेगी ये तो वक्त पे निर्भर करेगा, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम से तमाम योजनाएं चलाई जाती थी, उन चेहरों की असली परीक्षा आने वाले वक्त में होने वाली, महाराष्ट्र में होने वाली, हरियाणा में होने वाली है, बिहार में होने वाली है। इन राज्यों के जो नतीजे होंगे ना, वो साफ तौर पर निर्धारित कर देंगे अगला बीजेपी का चेहरा कौन होने वाला है। विजेंद्र, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर इन चुनाव में बीजेपी मान लीजिए कि जीतती है, तीनों क्लीन स्वीप करती है सभी राज्यों में, तो नरेंद्र मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो तो क्या नरेंद्र मोदी फिर से उसी लय में आ जाएंगे जो उनका रात में सूरज निकल आए, आप कह दो मान ले तो कैसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। एक कव्वाली आपने सुनी होगी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। पॉलिटिकल करियर भी ऐसा ही होता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी पीक पे थे, सोनिया गांधी फ्रेम में आई, गठबंधन की सरकार बनाई, अटल जी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो राजनीति में सूरज हमेशा जो है वो अपने चरम पे नहीं रहता है, उसका क्रिकेट वाली स्थिति है कुल मिलाकर। नहीं, वो तो है, एक दौर आता है उसके बाद फिर खिलाड़ी इंसान बोर हो जाता है ना। आप रोज दाल चावल खा के नहीं गुजारा कर सकते ना, आप भी फैंसी खाना खाना चाहते हो तो आप बदलोगे। ऑप्शन कुल मिलाकर जिस तरीके आरएसएस संकेत दे रहा है वही दे रहा है कि आपने हमको मतलब उम्मीदवारों के चयन में नकार दिया, आपने मंत्रिमंडल का जिस तरीके से गठन किया उसमें भी हमारी कोई राय नहीं ली। लेकिन अब भी समझ जाइए भाई, अभी स्पीकर का पद सबसे अहम है, देखिए इस पर भी कोई सामंजस्य बैठा लीजिए, एक इंडिकेशन मिनिमम एजेंडा एक तैयार कर लीजिए अपने सहयोगी के साथ मिलकर, अपने जो भी तमाम सहयोगी दल है उनके साथ मिलकर, ताकि आप सरकार को सही तरीके से चला लीजिए। एक झटका आरएसएस ने दे दिया है, आप किसी ने नोट किया कि नहीं, लेकिन मैंने उसको फील किया है। धर्मेंद्र प्रधान खास माने जाते थे मोदी के, कहा जा रहा था कि वो अगले सीएम होंगे, लेकिन जो अभी मोहन मांझी जिनको सीएम बनाया गया है वो खांटी आरएसएस के कार्यकर्ता है, प्रचारक रहे हैं, और सालों से वो जो है मोहन यादव भी ऐसे ही थे। बिल्कुल, तो आरएसएस के लोग प्रमोट हो रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि 5 साल पूरे नरेंद्र मोदी आप मानेंगे, उसी तरीके कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके की बदलाव के बिहार की शुरुआत हो गई, जिस तरीके से एक जमाने में 2009 के वक्त पे नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से भेजा गया था जो दिल्ली की D4 को खत्म करने के लिए। कैसे मैं दिल्ली के खत्म कर D4 शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यही मोहन भागवत है जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने दिया था लाल कृष्ण आडवाणी को 2014 में, कि इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और पीएम फेस कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे। यही मोहन भागवत थे। तो मोहन भागवत
साथ में चलते हैं, नरेंद्र मोदी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आरएसएस को और भी क्षेत्रों में विस्तार करना है। केरल में इतनी जान लगाई है 10 साल में एक सीट, नतीजा उसका मिला, ठीक ठाक आउटकम रहा है आने वाला। साउथ में नहीं हुआ तो 10 साल से तो संगठन वहां मेहनत कर ही रहा है, आरएसएस सालों से लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा फेस लेकर आएगी जो साउथ में भी जिसको लोग माने और उसके नाम पर। स्पीकर के पद पे क्या रहेगा आपका, कि इस पे टेक क्या आरएसएस लेगा? मुझे लगता है कि आरएसएस से ज्यादा ये 3-4 लोग डिसाइड करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस पर क्या हो मुझे लगता है कि अमित शाह, मोदी और क्योंकि जब मंत्रिमंडल में नहीं चल पाया आरएसएस का, तो आरएसएस की अगर चल रही होती, अगर उसकी राय भी ली जा रही होती, तो आरएसएस इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान नहीं देता कभी भी। मुझे यही लग रहा है। ये संकेत दे रहा है कि सरकार और आरएसएस के बीच कुछ चल रहा है। एक चीज इंडिकेट कर दूं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी इनसिक्योर है। जिस हिसाब से इस बार कैबिनेट में जो है एक्सपेरिमेंट नहीं किए, निर्मला सीतारमण को रिपीट कर दिया, राजनाथ को रिपीट कर दिया, अमित शाह को रिपीट कर दिया। इस बात से सबसे ज्यादा नाराज आप अपने यंग टैलेंट को जो नया जीत के आया उसको मंत्री नहीं बना रहे हैं, कास्ट फैक्टर को ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जनता आपको वोट दे? तो फिर देखते हैं क्या होता है। जल्द ही ये पता चल जाएगा लोकसभा के अगले स्पीकर कौन होंगे। क्या वो कोई पुरुष सांसद होंगे या फिर किसी महिला पर बीजेपी दांव खेलेगी, जैसा कि पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।